प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने जो है वो अल्पकालीन लागतों के परंपरागत सिद्धांत के बारे में बात की है। अब हम बात करेंगे परंपरावादी सिद्धांत की अनुसार दीर्घकाल में लागतों के बारे में। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि दीर्घकाल क्या है। दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं और इसमें फर्म के पास सभी साधनों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके न्यूनतम लागत पर उत्पादन करने के लिए पर्याप्त समय होता है। तो दीर्घकाल में तीन तरीके से हम लागतों को पढ़ेंगे। पहली दीर्घकालीन कुल लागत, दूसरा दीर्घकालीन औसत लागत और तीसरा दीर्घकालीन सीमांत लागत। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दीर्घकालीन कुल लागतों की, तो दीर्घकाल में कुल लागत उत्पादन के किसी स्तर की न्यूनतम कुल लागत है जबकि सभी साधन परिवर्तनशील हों। दूसरा, दीर्घकाल में एक फर्म वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा का न्यूनतम लागत पर उत्पादन कर सकती है। इसका कारण यह है कि फर्म के पास पर्याप्त समय होता है जिसमें वह नंबर 1 आदर्श आकार के प्लांट का चुनाव कर सकती है, नंबर 2 न्यूनतम लागत साधन अनुपात का चुनाव कर सकती है। तो जो देखने वाली बात है वह यह है कि दीर्घकालीन जो लागतें हैं वो अल्पकालीन लागतों से हमेशा या तो न्यूनतम होगी या उसके बराबर आप देख सकते हैं। तो ये जो या तो न्यूनतम है या उसके बराबर है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। दूसरी जो बात है वो ये कि भाई दीर्घकाल के अंदर जो मुख्य तौर पर क्यों एक तरीके से न्यूनतम लागत होंगी, इसके दो कारण हमने बताए हैं। फिर हम बात कर रहे हैं, अगर इसके अंदर देखें डायग्राम के अंदर, वो ये कि भाई अल्पकालीन जो लागतें हैं वो दीर्घकालीन लागतों की सपर्शीय जो है वो लागत होगी। अब इस डायग्राम के अंदर आप देखते हैं दो हमने अल्पकालीन लागतों को बताया है। पहली STC1 के माध्यम से दिखाया है, दूसरा STC2 के माध्यम से हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो आप देखते हैं कि अल्पकालीन लागतें STC1 है जो लागत वो इस बिंदु के ऊपर टच कर रही है, यानी कि या तो इससे ऊपर है या इसके बराबर है इस बिंदु के ऊपर। दूसरा, अगर हम STC2 की बात करें तो ये यहाँ पर दोनों स्पर्शीय रेखा जो है कह सकते हैं आप इसको है। तो दीर्घकालीन कुल लागत वक्र अल्पकालीन कुल लागत वक्रों की स्पर्श रेखा होती है, इसीलिए LTC वक्र STC वक्रों को ढक लेती है और इसीलिए हम इसको इन्वेलप या लिफाफा लागत भी बोलते हैं। तो इसकी तीन विशेषताएं आप कह सकते हैं अल्पकालीन दीर्घकालीन लागत वक्र की। पहली कि ये मूल बिंदु O से शुरू होती है, मूल बिंदु O से, जैसे इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो कि भाई ये मूल बिंदु O से शुरू हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जब उत्पादन 0 है तो दीर्घकालीन जो लागतें हैं वो भी 0 हो जाएंगी और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी बढ़ रही है, यानी कि दीर्घकालीन लागतें बढ़ रही है। जबकि आप देखते हो STC और STC2 ये कभी भी 0 से शुरू नहीं होती। ये STC1 यहाँ से शुरू हो रही है और STC2 यहाँ से शुरू हो रही है। तो इसमें फ़र्क क्या हुआ कि STC जो है वो हमेशा अल्पकाल में ज़्यादा होगी और LTC हमेशा जब उत्पादन शून्य है तो दीर्घकाल में लागतें भी शून्य होगी, इसीलिए ये यहाँ से शुरू होती है। दूसरा, आप देखोगे कि दीर्घकालीन कुल लागत वक्र का ढलान जो है वो धनात्मक होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ये दीर्घकालीन लागतें जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है वैसे वैसे दीर्घकालीन लागत भी बढ़ रही है। तो ये आपको देखने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि भाई हम ये दीर्घकालीन औसत लागत वक्र या इसको लिफाफा वक्र भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको आप यहाँ से देख लो, इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि भाई दीर्घकाल के अंदर जो जैसे जैसे उत्पादन जो है वो बढ़ रहा है
वैसे वैसे ये भी दीर्घकालीन लागत भी बढ़ रही है और ये उल्टे एस आकार की होती है, उल्टे एस आकार की आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब बात यह है इसको हम लिफाफा वक्र क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि भाई एक तो ये है कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र वह वक्र है जो उत्पादकता के विभिन्न स्तरों के संदर्भ में उत्पादन के प्रत्येक स्तर की प्रति इकाई न्यूनतम लागत को प्रकट करेगी, यानी कि प्रति इकाई न्यूनतम लागत को प्रकट करेगी। दूसरा, प्रत्येक प्लांट की एक अल्पकालीन औसत लागत वक्र होती है और इसकी सहायता से हम दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का अनुमान लगा सकते हैं। अब आप देखोगे कि भाई ये इस डायग्राम के अंदर आप देखना, इसके अंदर ये दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को बड़े अच्छे से समझाया गया है। तो इसमें क्या है, इस चित्र के अंदर आप देखो तो दो प्रकार के प्लांटों की अल्पकालीन औसत लागतें यहाँ पर प्रकट की गई हैं। पहला है SAC1 छोटा प्लांट तथा SAC2 ये है बड़ा प्लांट की औसत लागत वक्र। यदि फर्म OM मात्रा का उत्पादन करना चाहती है, OM मात्रा कौन सी, इस मात्रा का उत्पादन अगर फर्म करना चाहती है तो वह छोटे प्लांट का चुनाव करेगी और इस समय आप देखोगे कि OM इकाइयों का उत्पादन जो है न्यूनतम औसत लागत कितनी होगी, वो BM होगी। BM यानी कि B से लेकर के M तक आप इसको ये कहोगे कि इतनी औसत लागत है अल्पकाल के अंदर। ठीक है, इसके विपरीत OM इकाइयों का उत्पादन बड़े प्लांट द्वारा करने से, अगर हम इतना ही इकाइयों का उत्पादन करें तो आप देखो अगर बड़े प्लांट के अंदर करना है, ये तो छोटा प्लांट था, बड़े प्लांट में करना है तो कितनी लागत होती, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लागत होती इतनी, यानी कि ज़्यादा। तो अगर हम OM उत्पादन हमें करना है तो आपको कौन से प्लांट में उत्पादन करना चाहिए, छोटे प्लांट के अंदर SAC1 वाले पर करना चाहिए। ठीक है, और यदि फर्म ON इकाइयों का उत्पादन करना चाहती है, ON इकाइयाँ यानी कि इतना उत्पादन फर्म करना चाहती है तो वो बड़े प्लांट का चुनाव करेंगे और इस दौरान उसकी जो लागत होगी वो क्या होगी, वो होगी C1। ठीक है, और अगर यही उत्पादन हम छोटे आकार के प्लांट में करना चाहें तो लागत बढ़ जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी D1, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। तो बेहतर क्या होगा फर्म के लिए, फर्म के लिए बेहतर ये होगा अगर ON इकाइयाँ उसे उत्पादन करना है, ON इकाई, तो वो छोटे प्लांट के ऊपर उत्पादन करे ताकि उसकी लागत कम आए, C और N लागत आए। ठीक है, तो ये आपको देखना चाहिए। अब हम इन्हीं बिंदुओं को मिलाएं B और C को, तो ये क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा, आप देखिए LAC बन जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर आप ये भी देख रहे हो कि भाई ये यहाँ स्पर्शीय SAC1 SAC2 ये स्पर्शीय यहाँ पर न्यूनतम जो है उस पॉइंट के ऊपर स्पर्श कर रही है और इनको ढक लेती है। ठीक है, तो ये आपको देखने की ज़रूरत है। अब आप इसको नेक्स्ट डायग्राम के अंदर जब आप देखोगे तो इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। वो क्या है, वो देखो कि भाई ये भी LAC इस डायग्राम के अंदर क्या है, वो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र प्रत्येक अल्पकालीन औसत लागत वक्र को किसी न किसी बिंदु पर अवश्य स्पर्श करती है। जैसे SAC1 को यहाँ स्पर्श कर रही है, SAC2 को यहाँ कर रही है, SAC3 को यहाँ कर रही है, 4 को यहाँ कर रही है, 5 को यहाँ कर रही है। ठीक है, तो ये आप देखिए आपको महत्वपूर्ण चीज़ जो है आपको यहाँ पर ये नज़र आएगी। तो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु जो कौन सा है वो है M न्यूनतम बिंदु से बाईं ओर यह स्पर्शीय बिंदु अल्पकालीन औसत लागतों के नीचे की ओर गिरते हुए हिस्से पर है। अब ये देखिए इससे बाईं ओर इधर जो है ये जो गिर रहा है SAC1 का ये हिस्सा, इसके किसी न किसी बिंदु को आपको टच करता हुआ दिखाई देगा। जबकि दाईं ओर का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो जो बढ़ रही है, यानी कि ये जो बढ़ रही है इसके किसी न किसी पॉइंट के ऊपर आपको छूती हुई दिखाई
देगी। और आप अब इससे इससे क्या वो है, एक ये देखिएगा कि जो SAC1 का न्यूनतम बिंदु है ये वाला, ठीक है, ये न्यूनतम बिंदु ये LAC1 का भी न्यूनतम बिंदु आपको दिखाई देगा M पॉइंट के ऊपर। न्यूनतम बिंदु M से ऊपर स्पर्शीय बिंदु औसत लागत वक्रों के ऊपर की ओर उठते हुए हिस्सों पर होंगे। बिंदु M के बाद दीर्घकालीन औसत लागत वक्र ऊपर की ओर उठ रही है, परंतु बिंदु M पर दीर्घकालीन न्यूनतम औसत लागत और अल्पकालीन औसत लागत एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ यह ध्यान देने की जरूरत है कि प्रत्येक अल्पकालीन औसत लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का स्पर्शीय बिंदु होना जरूरी नहीं है। एक अल्पकालीन औसत लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के स्पर्शीय बिंदु केवल उस स्थिति में हो सकता है जब दीर्घकालीन औसत लागत भी न्यूनतम हो, जैसे कि यहाँ M पॉइंट के ऊपर LAC न्यूनतम है तो SAC भी न्यूनतम है, ये देखिए। ठीक है, ये दोबारा से अगर आप देखोगे इस बिंदु के ऊपर देखो कि ये तो न्यूनतम है ही है, ये इसमें ये भी न्यूनतम आपको दिखाई देगी, इसीलिए इसको आप कह सकते हैं लिफाफा वक्र बोलते हैं। तो इसके दो नाम हैं दीर्घकालीन औसत लागत वक्रों को के, पहला लिफाफा वक्र, इस वक्र को लिफाफा वक्र भी कहा जा सकता है क्योंकि यह सभी अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को ढक लेती है। दूसरा है योजना वक्र, ठीक है, योजना वक्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सहायता से फर्म यह योजना बना सकती है कि वह उत्पादन की विभिन्न मात्राओं के लिए कौन से प्लांट का प्रयोग करे जिससे उत्पादन न्यूनतम लागत पर किया जा सके। ठीक है, तो अब जो है हमें बात करनी है वो ये कि आपने देखा कि भाई ये दीर्घकालीन जो लागत है औसत लागत वक्र ये U आकार की होती है। तो ये U आकार का क्यों होता है? U आकार, ये थोड़ा सा आप देखोगे कि ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए लागत वक्र युवा लिखा हुआ ना, U ये गलत है, ये है U आकार की। ठीक है, U आकार की क्यों होती है? इसके कारण हैं, पहला कारण तो ये है कि पैमाने की बस्तें एक फर्म की LAC वक्र के नीचे गिरते हुए भाग का मुख्य कारण उत्पादन में वृद्धि होने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले जो है पैमाने की बस्तें। कहने का मतलब ये कि जैसे हमने क्या देखा, हमने देखा ये अब ये देखिए ये कैसे होती है, ये ऐसे होती है LAC। तो जब फर्म यहाँ से यहाँ तक आती है, यहाँ से यहाँ तक, तब उसे पैमाने की बस्तें मिल रही होती हैं। और वो पैमाने की बस्तें क्या है, तीन कारणों से मिलती है। पहली श्रम विभाजन और श्रम के विशिष्टीकरण के कारण, दूसरा तकनीकी बस्तों के कारण और तीसरा अविभाज्यता की बस्तों के कारण। और जब इससे ज़्यादा फर्म उत्पादन करेगी, यानी कि इस न्यूनतम पॉइंट से ज़्यादा उत्पादन अगर फर्म करेगी तो आप देखोगे कि लागत बढ़ रही है। ये बढ़ने का कारण क्या होगा? वो होगा पैमाने की हानियाँ, यानी कि और ज़्यादा अगर उत्पादन फर्म बढ़ाती है तो उसे क्या होगा, पैमाने की हानियाँ मिलने लगती है, इसीलिए ये ऊपर की ओर गिरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक क्या मिली, पैमाने की बस्तें, और यहाँ पर पैमाने की हानियाँ ज़्यादा होंगी, बस्तें कम होगी, इसीलिए ये दीर्घकालीन औसत लागत वक्र U आकार की होती है। ठीक है, फिर आप देखते हैं दीर्घकालीन सीमांत लागतों के बारे में। तो दीर्घकालीन सीमांत लागत क्या है? दीर्घकालीन सीमांत लागत उत्पादन की एक अधिक इकाई का प्रयोग करने से कुल लागत में होने वाली वृद्धि है, जब सभी आगत क्रियाओं को समान रूप से समायोजित किया जा सके। अब इस डायग्राम के अंदर आप देखिए, ठीक है, इस डायग्राम के अंदर बता रहा है क्या बता रखा है कि भाई LMC भी U आकार की होती है। ठीक है, और ये U आकार की क्यों है कि यहाँ तक तो जो है पैमाने की बस्तें मिल रही हैं और इसके बाद में पैमाने की हानियाँ मिल रही हैं। और अगर आप रिलेशनशिप की बात करोगे, रिलेशनशिप की दीर्घकालीन सीमांत लागत तथा अल्पकालीन सीमांत लागतों में संबंध की बात करोगे तो वो संबंध क्या है
एक अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र से ये पता चलता है कि घटते बढ़ते साधनों में परिवर्तन से किसी वस्तु की एक अधिक या कम मात्रा का उत्पादन करने के फलस्वरूप कुल लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र क्या बताता है? ये बताता है कि सभी साधनों में परिवर्तन होने से किसी वस्तु की एक अधिक या कम मात्रा का उत्पादन करने के फलस्वरूप कुल लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि भाई इसके अंदर आपको अगर देखोगे तो एसएमसी ये जो एसएमसी है ये एलएसी को न्यूनतम पर काट रही है। न्यूनतम जहाँ एलएसी न्यूनतम होगी वहाँ पर ये भी न्यूनतम होगी, और एसएमसी जहाँ देखिए न्यूनतम है वहाँ पर एलएमसी भी न्यूनतम है। न्यूनतम एलएसी की न्यूनतम पर काट रही है, यानी कि इस बिंदु के ऊपर दोनों पी पॉइंट के ऊपर दोनों बराबर आपको दिखाई देंगे। फिर आप देखिए, अगर आप देखोगे कि दीर्घकालीन सीमांत लागत और तथा दीर्घकालीन औसत लागत में क्या संबंध है, ये संबंध भी एलएमसी तथा एलएसी में क्या संबंध है ये भी दिखाया गया है। क्या है कि एलएमसी हमेशा ये एलएसी है, ये देखिए ये एलएसी है और ये एलएमसी है, ये एलएमसी है। तो क्या है, तो एलएमसी जो है एलएसी को उसके न्यूनतम पर काट रही है। जहाँ एलएसी न्यूनतम होगी वहाँ एलएमसी उसके बराबर होगी, यानी कि जहाँ अल्पकालीन औसत लागत जो है दीर्घकालीन औसत लागत न्यूनतम होगी वहाँ दीर्घकालीन सीमांत लागत उसके बराबर होगी। और दीर्घकाल के अंदर एक और बात है कि जहाँ पर एलएसी न्यूनतम होगी, ये देखिए यहाँ पर पी पॉइंट पर न्यूनतम है, इस पॉइंट के ऊपर सभी तरीके की जो कॉस्ट है वो इसके बराबर होगी, यानी कि एसएसी भी इतनी है, एसएमसी भी इतनी है और एलएमसी भी इतनी ही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको थोड़ा सा बना करके देखें, फिर हम आगे बात करेंगे लागत वक्रों के आधुनिक सिद्धांत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।